वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सो दोस्तों, फाइनली वो वक्त आ गया है कि हम शुरू करने जा रहे हैं द तूफान सीरीज। एंड आज हमारा पहला दिन है और ये पहले दिन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, अकाउंटिंग क्वेश्चन, सब्सिडरी बुक एंड ट्रायल बैलेंस सबका रिवीजन। और ये पूरा का पूरा हम लोग कवर कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली इन 50 मिनट्स, जो मेरा अंदाज है 50 मिनट के आसपास में होगा। थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन 50 मिनट्स के आसपास में ये सारे टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो जाएंगे। बिलीव मी, लेट्स गो एंड लेट्स एंटर इनटू दिस। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सबसे पहले सेशन में, जो कि है ऑन जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, सब्सिडरी बुक्स और उसी के साथ साथ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन कि सर ये तो सारे इजी टॉपिक्स है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या ये टॉपिक्स में मुझे रिवीजन के हल्का से भी जरूरत है? तो चलिए मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं कि ये आपके लिए है कि नहीं सेशन। तो अगर दोस्तों हमारे मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मैं समझ नहीं पाता हूं सर अकाउंट का नाम देख के, देन इन दैट केस आज का सेशन आपके लिए है। एट द सेम टाइम, अगर हम सब्सिडरी बुक्स देखने के बाद ये चीज को लेके क्लियर नहीं रहते कि भाई वो जर्नल है कि लेजर है। जैसे मान लो कैश बुक मैंने बनाया, तो उसका कैश कॉलम और बैंक कॉलम बैलेंस होता है कि टोटल होता है? डिस्काउंट कॉलम बैलेंस होता है कि टोटल होता है? परचेज बुक बैलेंस होता है कि टोटल होता है? और वो कहां जाता है जर्नल लेजर में? अगर मुझे इन सब बातों में कंफ्यूजन आ रहा है, तो आज का सेशन आपके लिए है। इसी के साथ साथ अगर मुझे ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस ये क्या होता है यही नहीं मालूम, या उसी को लेके कंफ्यूजन है, तो आज का सेशन आपके लिए है। एट द सेम टाइम, अगर आप उन लोगों में से हो जो एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे एनीथिंग, मैं अपना 100% देना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट ब्रह्मास्त्र ही क्यों ना चला दे, मैं हर टॉपिक को लेके पूरी तरह से तैयार रहूंगा। अगर आप उन लोगों में से हो, तो भी ये आज का सेशन आपके लिए है। दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का क्विक रिवीजन। ठीक है। इसके लिए मैंने जो सपोर्ट लिया है, ये मेरे ही दिशा कॉन्सेप्ट बुक का सपोर्ट लिया हुआ है। तो मेरे स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो, तो आप उसी बुक को रेफर करो, वहां से ही आपका काम हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम, अगर आप कोई और हो, मतलब आपने मेरे क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, तो भी आप इसे बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। मैंने, आप जैसे वी स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट में जाके आप लिस्टिंग करवाओगे, तो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाउनलोड का मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। चलिए तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस वन शॉट। ओके। यस। दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग देखने जाए तो बुक कीपिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बुक कीपिंग में हम लोग दो तरह के बुक्स बेसिकली मेंटेन करते हैं। एक होता है प्राइमरी बुक, दूसरा होता है प्रिंसिपल बुक। राइट। तो प्राइमरी बुक में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इसमें जर्नल भी आ गया, सब्सिडरी बुक्स भी आ गया। सो सब्सिडरी बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल बेसिकली। ठीक है। सेकेंड बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, दैट इज द प्रिंसिपल बुक। ठीक है। क्योंकि आगे चल के जो भी रेफरेंस होता है, जो भी कैरी फॉरवर्ड होता है, वो यही बनता है। यही वो बुक है जहां सारे के सारे अकाउंट इंडिविजुअली अपीयर करते हैं। सो दिस इज द मेन बुक, इसलिए इसे कहा जाता है प्रिंसिपल बुक। ठीक है। इसका एक और नाम है सेकेंडरी बुक, लेकिन बात सेम है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग अगर बुक कीपिंग की बात करें, तो बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेन करने की बात करें, दैट्स इट, जर्नल लेजर, दैट्स इट। और उसके साथ साथ सब्सिडरी बुक या कैश बुक। अगर मैं अकाउंटिंग इस वर्ड की बात करूं, तो यहां पे बुक कीपिंग के साथ साथ और दो चीजें ऐड हो जा रहा है। क्या ऐड हो जा रहा है? समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिकॉर्ड्स। और वहीं पे अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, तो दोस्तों यहां पे अकाउंटिंग तो आता ही है, ध्यान देना, मैंने बुक कीपिंग नहीं कहा, मैंने कहा अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में जो कुछ भी कहा था वो सब आता ही है। प्लस कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, दैट इज व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो ये सबसे पहला थियरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके आगे अगर मैं देखने जाऊं, तो सबसे पहले मुझे ये देख लेना जरूरी है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, तो एक माइंडसेट से रिकॉर्डिंग की जाती है। पहले माइंडसेट क्लियर किया जाता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंट्री सिस्टम? दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट, एंड डबल एंट्री सिस्टम इज काइंड ऑफ कंप्लीट। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम लोग सिर्फ कैश, सिर्फ बैंक और सिर्फ पर्सनल अकाउंट के डिटेल्स लिख के रखते हैं। मेरे पास कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, दैट्स इट। और किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे देने हैं, दैट्स इट। मैं इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता हूं। सो नॉमिनल अकाउंट डिटेल्स आर नॉट मेंटेन इन सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हम हर तरह के डिटेल्स मेंटेन करते हैं। वहीं पे सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट, डबल एंट्री सिस्टम इज डिटेल्ड एंड मोर कंप्लीट। राइट।
इसी के साथ साथ अगर मैं सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम की बात करूं तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम हमारे सिलेबस में ही है और डबल इंटरेस्ट सिस्टम हमारे सिलेबस में, राइट? ये लिख के बताना पॉइंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा मुझे ये जान लेना जरूरी है कि मैं जब अकाउंटिंग करने जा रहा हूं तो मैं किस तरह से करने जा रहा हूं, कौन सा अप्रोच फॉलो करने जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले अप्रोच फॉलो कर रहा हूं या तो कैश बेसिस या तो मर्केंटाइल बेसिस। दोनों में फर्क क्या है सर, जल्दी से देखते हैं। सो कैश बेसिस में मैं अकाउंटिंग करता हूं ऑन रिसीट्स और ऑन पेमेंट्स बेसिस। पैसे आए तो लिखूंगा, पैसे गए तो लिखूंगा, अगर पैसे नहीं आए या पैसे नहीं गए नहीं लिखूंगा, दैट इज कैश बेसिस। लेकिन वहीं पे अगर मर्केंटाइल बेसिस की बात की जाए तो यहां पैसे आए हो या ना आए हो डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि क्या वो अक्रू हुआ। सो एज अ रिजल्ट जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगे वो तो होंगे ही, ऐसा नहीं है कि तब अकाउंटिंग नहीं होगा, वो तो होंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ रेवेन्यू को मैं रिकॉग्नाइज तब करूंगा जैसे ही मैंने उसे अर्न कर लिया, और एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करूंगा, जैसे मैंने उसे इंकर कर लिया। सर ये कैसे समझ में आएगा कि मैंने रेवेन्यू अर्न किया और मैंने एक्सपेंस इंकर किया? अरे बहुत आसान है। अगर दो पार्टी है, देयर आर टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों पार्टीज में से मान के चलिए मैंने अपना काम पूरा कर लिया, देन इन दैट केस आई हैव द राइट टू रिसीव, राइट? और उसी तरह से अगर आगे वाले ने अपना काम पूरा कर लिया, देन इन दैट केस आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। So there is a performance obligation. Getting me? If the performance obligation is from the other end, then in that case we have the right to receive. And if the performance obligation is from my end, we are under an obligation to perform. ओके, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग कब कहेंगे कि मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया? जैसे मैंने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया, आई हैव अर्नड माय रेवेन्यू। और उसी तरह से आगे वाले ने अगर अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया, then in that case he has earned his revenue and I am under an obligation to pay, so I will say that the expense has been incurred. ठीक है? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अगर मैं कैश बेसिस में आऊं तो इसमें एक और चीज होता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग डजंट गेट फुलफिल्ड। कैश बेसिस में इधर का उधर हो सकता है, यानी कोई अकाउंटिंग ईयर 1 का अगर ट्रांजैक्शन है, हो सकता है वो शिफ्ट हो जाए टू अकाउंटिंग ईयर 2 या मे बी इवन 3। ये बिल्कुल पॉसिबल इन कैश बेसिस, सो मैचिंग कंसेप्ट डजंट गेट फुलफिल्ड हियर। लेकिन वहीं पे अगर मैं मर्केंटाइल बेसिस की बात करूं तो ये पूरी तरह से मैचिंग कॉन्सेप्ट के राह में चलता है, ठीक है? और इसी तरह से अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो दोस्तों ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है, एंड हेंस इफ यू आर फॉलोइंग इट यू नीड टू सेपरेटली डिस्क्लोज इट। व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन? अगर आपको याद होगा तो 3 है। कौन से? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल एंड कंजर्वेटिज्म नहीं, कंसिस्टेंसी। ओके, यस, चलिए। और वहीं पे अगर मैं मर्केंटाइल बेसिस की बात करूं, अक्रूवल फॉलो करता है व्हिच इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। सो इफ यू आर फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस यू डोंट हैव टू मेंशन एनीवेयर कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन दैट फैक्ट। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा। अब ये बेसिक के बाद मर्केंटाइल बेसिस में थोड़ा ज्यादा डिटेल है ना, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमें थोड़ा डिटेल वाले। तो इसमें मुझे क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, मर्केंटाइल बेसिस इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जिनके उधार वाले ट्रांजैक्शंस है। अगर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस है तो जरूरत ही क्या है भाई, चले जाओ ना कैश बुक में, आई मीन कैश बेसिस में। उसी तरह से यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि स्टैट्यूटरी लीगली अगर मैं बात करूं तो सभी जगह पे मर्केंटाइल बेसिस ही रेकमेंड किया जाता है, राइट? उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और हु वांट सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, जिनको सही तरीके से जाना है भैया, वो लोग भी मर्केंटाइल बेसिस बिल्कुल फॉलो करेंगे। ओके, अच्छा, लेकिन इसके लिए ड्रॉबैक्स भी है भाई। क्या ड्रॉबैक्स है? इसके लिए गुड अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत है, अच्छे खासे अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत है। इट इज अ वेरी वेरी कॉस्टली ऑप्शन, क्योंकि इस चीज के लिए हमें एक परमानेंट एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तो उसे कंटिन्यूस मुझे पैसे देने पड़ेंगे और पैसे भी अच्छे खासे देने पड़ेंगे। इट इज अ कॉस्टली ऑप्शन, और इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस में इसका प्रोसेस चलता रहेगा, राइट? तो ये अच्छा भी है और नजरिए के ऊपर है, अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है? चलिए, तो ये हुआ मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस के बाद जल्दी से आ जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर इसकी क्या जरूरत है? सर देख लेते हैं एक बार, कोई हार्म नहीं है उसमें, ठीक है? हम लोग बेसिकली सिर्फ रूल्स को रट्टा वाला रूल याद नहीं करने वाले सर, डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट व्हाट, वो नहीं, हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं। तो दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है दैट इज बेसिकली द ब्रिटिश अप्रोच, और ये जो मॉडर्न अप्रोच है दैट इज बेसिकली द अमेरिकन अप्रोच, ठीक है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच से मैं हर अकाउंट, अकाउंट बोले तो सीधे साधे भाषा में एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। या तो इंफॉर्मेशन इज अबाउट अ पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट, या तो इंफॉर्मेशन इज अबाउट एन असेट यानी रियल अकाउंट, या तो इंफॉर्मेशन इज समथिंग दैट अफेक्ट्स माय प्रॉफिट यानी एक्सपेंस या इनकम, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ये 3 हिस्सों में मैं इसे डिवाइड करता हूं।
उसी तरह से अगर मैं मॉडर्न अप्रोच में जाता हूं तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे 5 हिस्सों में से डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 लाइबिलिटीज, नंबर 3 एसेट्स। डेफिनेटली ये 3 रहेंगे, इन्हीं तीनों से शुरुआत होगा, लेकिन आगे चल के हमारे कैपिटल में मतलब बढ़ोतरी होगा, मतलब क्या कहते हैं, वर्ड गलत बोल रहा हूं शायद मैं, एडिशन होगा सिंपल इंग्लिश में, ठीक है। तो वो क्या ऐड होगा, प्रॉफिट। अच्छा, कम भी हो सकता है, लॉस। तो ये पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है, इसके लिए मुझे देखने होंगे सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो वो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, राइट। तो ये हुआ मेरा अलग अलग तरह का नजरिया। अब एक एक करके अगर फोकस करें तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच है, पर्सनल अकाउंट बोले तो क्या, पर्सनल अकाउंट बोले तो एनी अकाउंट रिप्रेजेंटिंग सम और अदर पर्सन, ठीक है। अगर मैंने किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी पर्सन की बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल अकाउंट, आई विल कॉल इट एज अ पर्सनल अकाउंट। अब इसमें कोई नेचुरल पर्सन अकाउंट हो सकता है, जैसे कि ब्रो, ठीक है। इसी तरह से आर्टिफिशियल यानी लीगल पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि बैंक, जैसे कि कोई कंपनी, जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि कोई डेवलपर, आई मीन एलएलपी। उसी तरह से ये जो अकाउंट होता है इसे हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट ऑफ मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन, जिसका डायरेक्ट नाम से मैं अकाउंट तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं उससे मिलता जुलता कोई ऐसा नाम बता रहा हूं विच रिप्रेजेंट्स दैट पर्सन। जैसे कंपनी अकाउंट्स में आप बनाते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, याद है आप लोगों को? अगर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की बात करता हूं तो ये क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, नॉट शेयर होल्डर, सॉरी, द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स। दे आर नॉट येट द शेयर होल्डर्स, उन्होंने अभी सिर्फ एप्लीकेशन दिया हुआ है, इनको शेयर्स मिल भी सकते हैं, रिजेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। तो जब तक उनको शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते, दे आर जस्ट एप्लीकेंट्स, है ना। तो उनके अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हुए, बहुत सारे लोग हैं ना, सबका अकाउंट रिप्रेजेंट करते हुए हम एक ही सिंगल अकाउंट बनाते हैं, कॉल्ड एज द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, इनको अलॉट होने के बाद भी हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, ये सब बनाते हैं। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ऐसे अकाउंट भी बनाते हैं। ये भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी शेयर होल्डर को, इस बार शेयर होल्डर, है ना। जैसे मान के चलिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, व्हाट यू मीन बाय कॉल्स इन अरियर्स? पैसे नहीं मिले, है ना, पैसे रिसीवेबल है। तो ऐसे एक ही बंदा होगा क्या? नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इन सबको रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग बनाते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो ऐसे और भी अकाउंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों याद रखना, सैलरी अकाउंट अलग होता है और सैलरी पेबल अकाउंट अलग होता है। रेंट अकाउंट अलग होता है और रेंट पेबल अकाउंट अलग होता है। इंटरेस्ट अकाउंट अलग होता है और इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट अलग होता है। इसी तरह से कमीशन अकाउंट अलग होता है और प्रीपेड कमीशन अकाउंट अलग होता है। सर क्या फर्क है? मैंने जो इधर वाले जो नाम बताए ना, ये सारे एक्सपेंसेस है, ये सारे इनकम है, यानी ये सब नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन जब मैं उनके आगे कोई शब्द जोड़ देता हूं, कैसे, सैलरी पेबल, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज टू हुम द सैलरी इज पेबल। इसी तरह से रेंट पेबल, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंडलॉर्ड टू हुम दिस रेंट इज पेबल, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी मैं उस बैंक या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं जिनसे इंटरेस्ट इज रिसीवेबल। प्रीपेड कमीशन, यानी मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस खास व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसे मैंने कमीशन ऑलरेडी प्रीपे करके रखा हुआ है। I hope you are understanding me. Okay, so all these are called as representative personal accounts. So what is representative personal account? It is account of maybe a special kind of a person. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हुए हमने सीधा टैक्स पेबल अकाउंट बना दिया। हम लोग यहाँ पे सीधा फाइनेंस मिनिस्टर का तो अकाउंट बना नहीं सकते, या स्वयं नरेंद्र मोदी का तो अकाउंट बना नहीं सकते। तो हम कौन सा अकाउंट बना लेंगे? हम यहाँ पे बनाएंगे टैक्स पेबल अकाउंट, ठीक है। सो टैक्स पेबल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द सरकार टू हुम दिस टैक्स इज पेबल। ओके, चलिए, तो क्या ये या तो ये स्पेशल पर्सन का अकाउंट होगा या तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन का अकाउंट होगा, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो डेबिट क्रेडिट रूल्स में हम लोग सिंपल सी एक बात रखना कि यार ये तो ये प्रेजेंट टेंस में या तो फ्यूचर टेंस में, दो तरह से, यानी या तो पैसे अभी मिले या तो अभी हम लोग पैसे दिए, या तो फिर ये भी हो सकता है कि फ्यूचर टेंस में पैसे मिलने वाले हैं या फ्यूचर टेंस में मुझे पैसे देने। ज्यादातर पर्सनल अकाउंट्स के रोल तभी आते हैं जब किसी पर्सन से पैसे रिसीवेबल हो या पैसे पेबल हो। आप सीधा सीधा इमेजिन कीजिए, आप दुकान खोल के बैठे हो, कोई कस्टमर आया, उसने कोई सामान खरीदा और पैसे देके चला गया, आपको उसके नाम से क्या दिलचस्पी है? कोई दिलचस्पी नहीं। पर्सनल रीजन अलग है, मैं किताब की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। तो अकाउंट्स में उस आदमी का नाम पता जान के मैं क्या कर लूंगा? उसने तो पैसे दे दिए ना। हाँ, लेकिन अगर यही चीज वो उधार में खरीद के जाता, सामान लेके जा रहा है लेकिन पैसे नहीं दिए, तो मैं जरूर उसका नाम पता पूछूंगा, करेक्ट।
सो यहाँ कभी भी पर्सनल अकाउंट तब बनते हैं जनरली स्पीकिंग जब आगे वाले से पैसे या तो रिसीवेबल है या तो आगे वाले को पैसे पेएबल है। तो शुरुआत पर्सनल अकाउंट की हमेशा ऐसे होती है। सर तो मैं डेबिट क्रेडिट से क्या कर रहा हूं? डेबिट क्रेडिट इज बेसिकली अ कोड लैंग्वेज, अकाउंटिंग का कोड लैंग्वेज। ये डेबिट और क्रेडिट मुझे कुछ मीनिंग बताता है। तो जब भी मैंने किसी पर्सन का अकाउंट बनाया, जैसे मान के चलिए मैंने राम अकाउंट बनाया और मैंने उसके अकाउंट में डेबिट करके रख दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे से पैसे रिसीवेबल है। बिना कोई कारण के अगर मैं आगे वाले को सीधा, बिना कोई कारण के तो नहीं कह सकता, लेकिन बिना कोई इंफॉर्मेशन के अगर मैं सीधा वहां पे अगर डेबिट कर रहा हूं, अगर मुझे कोई पर्सनल अकाउंट में डेबिट दिख रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस पर्सन से पैसे रिसीवेबल है। और वहीं पे अगर मुझे उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट दिखाई दे रहा है, यानी उस पर्सन को पैसे पेएबल है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखना, अगर मैं कहता हूं कि कुछ पैसे रिसीवेबल है, तो क्या ये हमेशा रिसीवेबल रहेंगे कि कभी ना कभी रिसीव भी होंगे, है ना? तो ये अगर रिसीव होगा तो दोस्तों आगे वाला बंदा उसको पे कर रहा है एंड हेंस ही बिकम्स द पेयर। गेटिंग मी? वी आर रिसीविंग इट एंड ही इज द पेयर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम हमारी बुक्स में हमारा अकाउंट नहीं बनाते, हम आगे वाले का अकाउंट बनाते हैं, राइट? इसीलिए रूल में आप लोग क्या लिखते हो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। When it is receivable, it is debited, and when he pays, he settles his account, it is credited. It is a very scientifically made rule. ठीक है। तो ये याद रखना कि पर्सनल अकाउंट कैसा होता है। मैं यहाँ पे एकदम समरी आपको बता देता हूं। ये समरी कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों जब भी किसी पर्सन से रिसीवेबल है तो हम उसके अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। ठीक है। और जब वो पैसा सेटल होता है तब वो हो जाता है गिवर। तो व्हेन ही इज द गिवर, हम हो कर देते हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है। अब इसी तरह से अगर किसी पर्सन को पैसे पेबल है तो हम उसके अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, और आगे चल के वो अकाउंट कभी ना कभी तो सेटल करेगा, वो मुझे पैसे देगा, है ना? तो सॉरी, मैं उसे पैसे दूंगा। पेबल है, मैं वो क्यों देगा? पेबल है, मैं उसे पैसे दूंगा। तो जब मैं उसे पैसे दूंगा, जब भी ये सेटल होगा, तो उसका अकाउंट विल बी क्रेडिट, सॉरी डेबिटेड। व्हाई? बिकॉज ही नाउ बिकम्स द रिसीवर। ओके। ये पैसे उसको पेबल थे, मैंने उसे पैसे दिए, तो मैं अपने बुक्स में अपना अकाउंट नहीं बना रहा हूं, मैं आगे वाले का अकाउंट बना रहा हूं। मैंने पैसे दिए, ही उसने रिसीव किए, तो मैं उसके अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। सो रूल क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। और उसी तरह से डेबिट जिससे भी पैसे रिसीवेबल है, और वहीं पे क्रेडिट जिसको भी पैसे पेबल है। ठीक है। वेरी साइंटिफिकली मेक रूल। इसको सिर्फ एक फॉर्मेट की तरह याद करने की जगह अगर समझ के चले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी रिवीजन का वक्त है। आपने जैसा भी पढ़ा होगा वैसे ही पढ़ के जाओ, लेकिन इसको याद रखना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द पेयर। ओके। और अगर किसी पर्सन से पैसे रिसीवेबल है तो भी डेबिट, अगर किसी पर्सन को पेएबल है तो भी क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। आगे ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रियल अकाउंट में। व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट? रियल अकाउंट मतलब सीधा सीधा भाषा में एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर एसेट। अब एसेट कैन बी अ करंट एसेट, एसेट कैन बी पीपीएनई यानी टैंजिबल एसेट, कंप्यूटर, या एसेट इवन कैन बी एन इनटैंजिबल एसेट जैसे पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल। ये सारे के सारे चीजें हो सकते हैं हमारे इनटैंजिबल एसेट, राइट? अब ये चीज में क्या होगा सर? बहुत ही आसान है। अगर ये एसेट का इनफ्लो हुआ तो हम कर देंगे डेबिट। ठीक है। और अगर ये एसेट का आउटफ्लो हुआ तो हम कर देंगे क्रेडिट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बहुत ही आसान सा चीज है। इसके बाद आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या क्या चीजें आएंगे? मे बी सर एक्सपेंस आएगा, मे बी सर लॉस आएगा, मे बी इनकम आएगा, मे बी सम गेन आएगा, एज द केस में बी। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं या लॉसेस की बात करता हूं, ये दोनों क्या होंगे? डेबिट। और वहीं पे अगर मैं इनकम या गेन की बात करता हूं, ये दोनों क्या होंगे? क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। ओके, इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाता हूं मैं जल्दी से, जो कि मॉडर्न अप्रोच को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आता है? यहां से मुझे ये समझ में आता है कि सर इक्वेशन जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ठीक है। इसी को मैं थोड़ा इधर उधर करके भी देख सकता हूं, जैसे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, या लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ऐसे भी देखा जा सकता है। कभी कभी इसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इधर उधर करके। ठीक है। तो ये सबको बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पे कैपिटल में एक चीज और ऐड हो सकता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, राइट? अब प्रॉफिट को मैं ऐसे लिखने की जगह ये भी तो लिख सकता हूं कि प्रॉफिट इज नथिंग बट इनकम माइनस एक्सपेंसेस, है ना? ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो ये जो चीजें हैं, ये और दो एडिशनल एलिमेंट्स होंगे जो बिजनेस शुरू होने के बाद आएंगे। ठीक है। तो ये भी जुड़ जाएंगे इन द एलिमेंट्स हियर इन अकाउंटिंग इक्वेशन।
अब मैं इसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं। वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में मॉड्यूल में सॉल्व किया हुआ है। वो चीज अगर आप लोग उसमें कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल उसके साथ आगे बढ़ना। लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, देन इन दैट केस इस तरह का एक अप्रोच फॉलो करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेक अ टी, यहां एलएचएस में आप लिखो कैपिटल और लाइबिलिटी, और आरएचएस में आप लिखो असेट्स। तो जो भी ट्रांजैक्शन के चेंजेस होते हैं उनको या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड में लिखते हुए चलना। ठीक है, इस तरह से जब आप सॉल्व करते हो तो वो ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, बाकी इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं और कवर अप करवाऊंगा इन द Q&A सीरीज। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसी के साथ साथ हमारा रूल क्या होता है सर? बहुत ही आसान सा रूल है। अगर मैं ये रूल की बात करूं तो देखिए, यहां पे कैपिटल को मैं यहां लिखता हूं, लाइबिलिटी को यहां लिखता हूं। अगर आप देखो ये माइनस एक्सपेंसेस, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो चलेगा। अगर वैसा कर दूं ना, तो यहां पे प्लस इनकम विल बी इक्वल टू असेट प्लस एक्सपेंसेस। ये तीनों और ये दोनों का मैथमेटिकल नेचर बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं कहीं पे भी इन तीनों में या इन दोनों में, पहले इन दोनों से शुरू करते हैं, अगर इन दोनों में से किसी में भी मुझे इंक्रीज इफेक्ट दिखाना है, देन इन दैट केस डेबिट, और अगर डिक्रीज इफेक्ट दिखाना है, देन इन दैट केस क्रेडिट। ठीक है, इंक्रीज इफेक्ट के लिए डेबिट, डिक्रीज इफेक्ट के लिए क्रेडिट। इसी तरह से बिल्कुल उल्टा, यहां कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी में अगर मुझे इंक्रीज इफेक्ट दिखाना है देन क्रेडिट, और अगर मुझे डिक्रीज इफेक्ट दिखाना है देन डेबिट। ठीक है, बस इतना सा एक बॉक्स अच्छी तरह से देख के चले जाना, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, ओके, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल पढ़ा हुआ है, यानी आपने मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ा हुआ है। ओके, चलिए, तो ये हुआ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जल्दी से आ जाते हैं टू लेजर, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन सर, क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं यहाँ पे जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो जल्दी से अगर मैं लेजर में आ जाऊं, लेजर इज व्हाट? लेजर इज टी अकाउंट, जहां पे मैं इन सब इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं। सो व्हेन आई राइट 1 लाख हियर, इट मींस आई एम डेबिटिंग। व्हेन आई राइट 2 लाख हियर, इट मींस आई एम डेबिटिंग। व्हेन आई एम राइटिंग 3 lakhs हियर, आई एम डेबिटिंग। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखूंगा? द अदर अकाउंट। इसी तरह से व्हेन आई क्रेडिट 50,000 हियर, दैट इज क्रेडिटिंग। राइटिंग 150,000 हियर, दैट इज क्रेडिटिंग। ओके, चलिए, ये तो मुझे आता है सर। अब यहां जहां पे कंफ्यूजन होता है वो ये है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस को लेकर हम बहुत घूम जाते हैं सर। ठीक है, तो क्योंकि वो ऑपोजिट साइड में आता है, कहां आता है, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेबिट बैलेंस का सीधा सीधा मतलब होता है डेबिट इज इन बैलेंस, डेबिट बच गया। ठीक है, अगर आप इस अकाउंट को देखेंगे तो इस अकाउंट में आप देख सकते हो कि डेबिट साइड ज्यादा है। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बच गया। कितना डेबिट बच गया? 5.5 लाख का डेबिट बच गया। कुछ बातें दोस्तों हिंदी में पढ़ना ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करो, 5.5 लाख रुपए के डेबिट बच गए, इसी को हम कहता है डेबिट इज इन बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है, लिखा कहा जाता है? लिखा जाता है ऑन द ऑपोजिट साइड, और वो ऑपोजिट साइड में सिर्फ इसलिए लिखा जाता है ताकि वो टैली हो पाए। और इस पे भी एक बात ध्यान रखना, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को ऑपोजिट साइड में लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस कम्स बैक ऑन द डेबिट साइड। सो दैट इज डेबिट बैलेंस। अब इसी तरह से अगर इस अकाउंट को मैं इस तरह से लिख दूं, यहां अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस बार आपको क्रेडिट साइड ज्यादा नजर आ रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जो बैलेंस बचता है वो बचा क्रेडिट में से। क्रेडिट इज इन बैलेंस, इसलिए इसे कहा जाता है एज द क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सिंपल, यहां तक क्लियर हो गया सर। ओके, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जंप करके टू सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में मैंने अपने दिशा बुक के ही हाइलाइट्स यहां पे कवर अप करके रखे हुए हैं। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग दिशा बुक को प्लीज ओपन कर ले, आपको यहां पे मिल जाएगा। और आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक साथ एक जगह पे समराइज मिल जाएगा आपको। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फोकस करते हैं व्हाई सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स होता क्या है? तो सब्सिडरी बुक्स दोस्तों एक तरह का स्मार्ट अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट अकाउंटिंग? स्मार्ट अकाउंटिंग मतलब जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ काम होते हैं उसको अगर मैं शॉर्टकट में निपटा दूं, दैट इज व्हाट इज स्मार्ट अकाउंटिंग। यानी ये एक तरह का शॉर्टकट अकाउंटिंग होता है। अब ये कैसे होता है सर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले बात तो लेट्स रिवाइज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सो दो तरह के होते हैं, एक तो कैश ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए हम बनाते हैं कैश बुक, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सिडरी बुक्स। सो वन बाय वन, अगर मैं कैश बुक की बात करूं, कैश बुक इज फॉर रिपीटेटिव, क्या कहा मैंने? फॉर रिपीटेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो रिपीटेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस के लिए ये बनाया जाता है। अब सर क्या क्या बनाया जाता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन थिंग इज सिंपल कैश बुक, सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। दोस्तों यहां पे सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि कॉलम देख के हमें लगता है सर एक कॉलम बनाते होंगे, सर डबल कॉलम में सर 2 कॉलम बनाते होंगे, ट्रिपल कॉलम में सर 3 कॉलम बनाते होंगे। ऐसा नहीं है, ये नाम कंफ्यूजिंग है। यहां पे कॉलम वर्ड को आप ऐसा समझ लो कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंगल कॉलम क्या मतलब समझोगे? सिंगल इंफॉर्मेशन। डबल कॉलम क्या मतलब समझोगे इसका? डबल इंफॉर्मेशन।
ट्रिपल कॉलम क्या मतलब समझोगे इसका? तीन इंफॉर्मेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं सिंपल कॉलम कैश फ्लो की बात करता हूं, सिंपल कैश फ्लो यानी सिंपल ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ कैश, दैट्स इट, कैश इन्फो ओनली। और वहीं पे अगर मैं डबल कॉलम कैश फ्लो की बात करता हूं तो यहां पर कैश एंड बैंक या कैश एंड कैश डिस्काउंट, यहां पे मैं इसे काट के कैश डिस्काउंट लिख दे रहा हूं क्योंकि यही मॉड्यूल कहता है। ठीक है, तो आप मॉड्यूल के मुताबिक ही जाएंगे, वहां पे बैंक को हटाओ और वहां पे कैश डिस्काउंट लिखना है, हमें कैश डिस्काउंट कॉलम रखना है। वैसे दोनों हो सकते हैं, लेट मी टेल यू, बैंक भी हो सकता है और कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना है, हम मॉड्यूल के मुताबिक चलेंगे। तो कैश एंड कैश डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, अगर ये दो इंफॉर्मेशन रहे तो डबल कॉलम कैश बुक। और वहीं पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या हो रहा है? कैश एज वेल एज बैंक एज वेल एज कैश डिस्काउंट, हम इन तीनों का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कैश बुक। अब इसके अलावा मेन कैश बुक होता है, पेटी कैश बुक होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? मेन कैश बुक इज फॉर मेन कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब ऑल कैश रिसीट्स, आई रिपीट, ऑल कैश रिसीट्स एंड मेजर कैश पेमेंट्स। ठीक है भाई, लक्ष्मी माता हमें अगर भले ही 1 लाख रुपए के रूप में दर्शन दे, या 5 लाख के रूप में दर्शन दे, या 50 लाख, या करोड़, या इवन 100 रुपए, या इवन 50 रुपए, या इवन 10 रुपए, हमें हमेशा लक्ष्मी माता हमेशा अच्छे लगते हैं, राइट? हाँ, लेकिन जब पैसे देने होते हैं ना, तभी सारे कष्ट होते हैं। आप समझ रहे हो बात को? तो अगर मुझे 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ा, यहां होता है मुझे कष्ट। तो ये जो है, ये चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं थ्रू पेटी कैश बुक। सो मेन कैश बुक और पेटी कैश बुक पे फर्क सब पेमेंट को लेके है। मेन कैश बुक पे आते हैं मेजर वाले पेमेंट और पेटी कैश बुक में आते हैं छोटे वाले पेमेंट्स। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, अच्छा सर, तो ये पेमेंट करेगा कहां से? मेन कैशियर पैसे देगा। ठीक है, चलो आते हैं वो पेटी कैश बुक पे भी। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, तो यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है फॉर रिपीटेटिव क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हम या तो बनाएंगे परचेज बुक, या तो हम बनाएंगे सेल्स बुक, या तो हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक, या तो हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक, या तो हम बनाएंगे जर्नल प्रॉपर और एनी अदर बुक एज मे माइट बी नीडेड, जिसमें हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज बुक आ जाए या कोई और बुक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे सबसे पहले अलग अलग तरह के सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, अब ये बनाने का लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये हमारा अकाउंट्स, सॉरी मैथ्स, बचपन का मैथ्स। बचपन के मैथ्स में हमने पढ़ा है कि अगर मैं ऐसा एक सिंप्लीफाई देखता हूं, ए एक्स प्लस वी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वी एक्स प्लस ई एक्स, अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं उसको सीधा सीधा मर्ज कर दूंगा ना, एक्स कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो ऐसा ही कुछ हमारे जर्नल लेजर में भी होने वाला है। कैसे होने वाला है? लेट अस कम टू दैट। सो इसके लिए लेट्स टेक दिस एग्जांपल। क्या एग्जांपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 5 अप्रैल, 11 मई, 9 जून, 23 जुलाई और 19 अगस्त को यहाँ पे अलग अलग तरह के परचेजेस दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, जो मेरे स्टूडेंट्स है, ये एग्जैक्टली हमारे दिशा बुक का ही क्वेश्चन है, आप वहीं पे रेफर कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बस रिवाइज करना है हमें, है ना? तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं इंडिविजुअली हर एक एंट्री का। अब इसी तरह से अगर देखोगे तो 5 अप्रैल को क्या हुआ? परचेज गुड्स फ्रॉम थॉर, ठीक है, 10,000 रुपए। तो पहले आप जर्नल एंट्री पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू थॉर, ऐसे ही करोगे, और उसके बाद लेजर में आप परचेज अकाउंट भी बनाओगे और थॉर अकाउंट भी बनाओगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, आपने परचेज अकाउंट के डेबिट पे भी लिखा और थॉर अकाउंट के क्रेडिट पे भी लिखा, करेक्ट? और इसी तरह से अगर नेक्स्ट देख रहा हूं मैं, 11 मई को मैंने परचेज किया है फ्रॉम ग्रूट, 11 मई को परचेज फ्रॉम ग्रूट, पहले मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ग्रूट, फिर मैं उसे परचेज अकाउंट में भी पोस्ट कर रहा हूं 11 मई को, और मैं ग्रूट अकाउंट में भी पोस्ट कर रहा हूं 11 मई को। इसी तरह से अगर मैं 9 जून के ट्रांजैक्शन को देखूं, परचेज गुड्स फ्रॉम हल 20,000, तो मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू हल, कब? 9 जून को, और उसके बाद मैं उसे लेजर में भी पोस्ट कर रहा हूं, परचेज में भी पोस्ट कर रहा हूं 9 जून को, और हल्क अकाउंट के में भी पोस्ट कर रहा हूं 9 जून को। उसके अलावा नेक्स्ट में अगर देखता हूं, 23 जुलाई को मैंने लौकी से परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू लौकी, ये जर्नल एंट्री भी पास कर रहा हूं, और उसके बाद मैं परचेज अकाउंट में भी पोस्ट कर रहा हूं, लौकी अकाउंट में भी पोस्ट कर रहा हूं। तो भाई साहब, जरा एक बार आप सोच के देखिए, यहां कुछ रिपीटेटिव दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? यहां दिख रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स, दिख रहा है ना? तो क्या कॉमन है? सिर्फ परचेज अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट इज कॉमन, है ना? तो अगर मैं इसे कॉमन निकाल लूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ टू थॉर, टू ग्रूट, टू हल, टू लोकी। समझ में आ रहा है? यही है परचेज बुक। सो दोस्तों, हम लोग जब परचेज बुक बनाते हैं तो क्या होता है? परचेज बुक में हम लोग सीधा सीधा ये एक शॉर्टकट लगाते हैं कि भाई मैंने परचेज बुक बनाया ना, तो कॉमन परचेज अकाउंट डेबिट इज कॉमन, आई वोंट बी राइटिंग दैट अगेन एंड अगेन, ये assumed है। Purchase account debit is assumed. When I open the purchase book, the thing assumed that is purchase account debit is common. ठीक है, वो डेबिट हुआ। तो क्रेडिट क्या हुआ है? मैं सुबह ही लिखूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 5 अप्रैल को लिखा थॉर,
मैंने 11 मई को लिखा ग्रूट, तो इसे रीड कैसे करूंगा, बात को समझो। 5 अप्रैल को मैं रीड क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट अज्यूम टू थॉर। 11 मई को परचेज अकाउंट डेबिट अज्यूम टू ग्रूट। 9 जून को परचेज अकाउंट डेबिट अज्यूम टू हल्क। ये ऐसे रीड करूंगा, ठीक है। अब पोस्टिंग भी तो करना पड़ेगा सर, पोस्टिंग नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि परचेज बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल, ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं पोस्टिंग कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, मैं लेजर में परचेज अकाउंट बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन इमीडिएट पोस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों देखो, 5 अप्रैल को मैंने परचेज किया लेजर में, मैं 5 अप्रैल को परचेज अकाउंट में, आई रिपीट 5 अप्रैल को परचेज अकाउंट में कुछ भी पोस्ट नहीं करूंगा। मैं 5 अप्रैल को लेकिन थॉर अकाउंट में जरूर पोस्ट करूंगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां मैंने इसे पोस्ट किया हुआ है ना। सो आई विल अवॉइड पोस्टिंग इन परचेज अकाउंट, द नॉमिनल अकाउंट, बट आई विल डेफिनेटली पोस्ट इन द पर्सनल अकाउंट। शॉर्टकट्स नॉमिनल अकाउंट में होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैंने इमीडिएटली थॉर अकाउंट में लिख दिया, लेकिन मैंने परचेज अकाउंट में कुछ भी अभी तक नहीं लिखा। इसी तरह से अगला क्या है, 15,000 11 मई को, तो 11 मई को मैंने फिर से परचेज अकाउंट में नहीं लिखा। आप बोलोगे सर लिखा है ना सर, वो नहीं लिखा, वो बाद में आएगा। 11 मई को इंडिविजुअली मैं उस 15,000 को नहीं लिखूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इमीडिएटली ग्रूट अकाउंट में जरूर लिख के रखूंगा। ग्रूट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने बिल्कुल पोस्ट करके रखा है, कब, एग्जैक्टली ऑन 11th ऑफ मई, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं 9 जून की बात कर रहा हूं, तो 9 जून को 20,000 का हमने परचेस किया हुआ है फ्रॉम हल्क। अब फिर से अगर आप देखिए, तो इंडिविजुअली मैंने 9 जून को परचेस अकाउंट में कुछ भी पोस्ट नहीं किया, लेकिन 9 जून को मैंने हल्क अकाउंट में बिल्कुल पोस्ट किया है। इसी तरह से 23 जुलाई को लॉकी से जो परचेस किया, परचेस अकाउंट में इंडिविजुअली मैंने इसे पोस्ट नहीं किया, लेकिन लॉकी अकाउंट में बिल्कुल पोस्ट कर दिया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे के सारे मैंने बराबर इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्ट किए, परचेज अकाउंट में इंडिविजुअली मैंने पोस्ट नहीं किया। तो परचेज अकाउंट में कैसे पोस्ट होगा सर, ये पीरियोडिक टोटल, तो मैं पीरियोडिकली, मे बी 15-15 दिन में, मे बी एक महीने में, मे बी 3-3 महीने में, डिपेंड्स, वो मैनेजमेंट का कॉल है। तो आपको वो पीरियोडिक टोटल लेना है परचेज बुक का, और इस टोटल को हम यहां पे लिखेंगे इन द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने परचेज अकाउंट में लिखा नहीं, मैंने लिखा, लेकिन यहां पे मैंने स्मार्ट थिंकिंग किया। दोस्तों परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसको मैंने क्यों बनाया, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। प्रॉफिट कब कैलकुलेट करूंगा, ईयर एंड में, जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाऊंगा। तो भाई साहब ईयर एंड तक थोड़ा नॉमिनल अकाउंट में शॉर्टकट चलता है, तो मैंने वही किया। मैंने इंडिविजुअली एक एक पोस्टिंग करने की जगह पीरियोडिक टोटल पोस्ट कर दिया। अब हमें अगर लग रहा है कि सर फर्क क्या हो गया, एक ही तो बात है, लिखना तो पड़ा ही ना। अरे भाई यहां देखिए, ये जो सर्कल है, परचेज अकाउंट में कितना लिखना पड़ा, और यहां जरा देखिए आपने परचेज अकाउंट में कितना लिखा, सिर्फ एक एंट्री, दैट्स इट, है ना। वहां पे मैंने पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखा, सुंदरीज एज पर परचेज बुक। तो सुंदरीज एज पर परचेज बुक मतलब आई एम रेफरिंग टू द परचेज बुक। आप परचेज बुक पे अगर जाओगे तो यही डिटेल लिख गया ना, जो आपने यहाँ पे परचेज अकाउंट में लिख के रखे हुए थे। तो एक ही चीज को दो दो बार क्यों लिखना। सो आई एम अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ वर्क, दैट इज व्हाट इज द सब्सिडरी बुक। तो ये मैंने परचेज बुक के सहारे आप लोगों को समझाया, ये सभी कॉमन है इन सेल्स बुक एज वेल एज परचेज रिटर्न बुक एज वेल एज सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा सर, अगर मान के चलो कोई कॉमन ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉमन ट्रांजैक्शन मतलब कुछ तो हर ट्रांजैक्शन कॉमन होगा, इसका तो गारंटी नहीं है। यस, बिल्कुल सही जवाब। परचेजेस कॉमन हो सकते हैं, सेल्स कॉमन हो सकते हैं, परचेज रिटर्न कॉमन हो सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी मेक अ सेपरेट बुक ओनली फॉर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन। तो हर ट्रांजैक्शन रिपीट होगा इसकी क्या गारंटी, नहीं ना। कुछ कुछ ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव नहीं भी हो सकते, तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए हम मेंटेन करते हैं वही टिपिकल हमारा घिसा पिटा जर्नल, उसे हम लोग कहते हैं जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो ये सब्सिडरी बुक्स को जल्दी से एक बार हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो जो लोग दिशा बुक को रेफर कर रहे हो, शायद आपके पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी लोग इसको अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले परचेज बुक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो परचेज बुक पे ट्रांजैक्शन कौन सा आता है, ओनली क्रेडिट परचेज, और वो भी ओनली ऑफ गुड्स, ठीक है। सो अगर कैश परचेज है तो परचेज बुक पे नहीं आएगा, ये कैश बुक पे जाएगा। और उसी तरह से अगर गुड्स छोड़ के मैंने कुछ और खरीदा, मैंने असेट खरीदा, या मैंने ओनर का पर्सनल कोई चीज खरीद लिया, तो ये सब चीजें मेरे परचेज बुक में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इट इज अ रोल, रोल क्या प्ले कर रहा है, रोल इज ऑफ जर्नल यानी रिकॉर्डिंग, ये लेजर का रोल नहीं है। यहाँ पे आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। What is the source document? The original invoice. Please try to understand. Invoice यानी बिल हमेशा बनाता है सेलर। सेलर बना के ओरिजिनल आपको देता है यानी बायर को देता है, और खुद के पास रिटेन करता है उसका डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। तो परचेज बुक के लिए व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, द
ओरिजिनल इनवॉइस। इसी तरह से अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो वॉट एवर इज द बिल अमाउंट, द ग्रॉस अमाउंट, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी वो माइनस करना है मुझे। ठीक है, उसके अलावा वैसे तो जीएसटी भी ऐड होता है, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में वो नहीं है। ओके, उसके अलावा रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड कब करूंगा, परचेज बुक पे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन ट्रांजैक्शन और जिस दिन परचेस किया उसी दिन मैं उसको परचेस बुक पे रिकॉर्ड कर लूंगा, यानी उसी दिन मैं उसे जर्नलाइज कर लूंगा। लेकिन लेजर में नहीं, लेजर में थोड़ा अलग है। लेजर में परचेज अकाउंट में मैं पोस्टिंग करूंगा पीरियोडिकली, हर एक डेट का इंडिविजुअली पोस्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट में बिल्कुल इंडिविजुअली पोस्ट करूंगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसी तरह से अगर मैं आ जाता हूं सेल्स बुक में, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, सेम ग्राउंड्स में है। ट्रांजैक्शन कौन सा है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, अगेन ओनली क्रेडिट, और वो भी ओनली ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर असेट बेच रहे हो यहां नहीं आएगा, कैश में सेल किया, गुड्स ही बेचा लेकिन कैश में, यहां नहीं आएगा। रोल क्या है, रोल इज ऑफ जर्नल नॉट लेजर। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, अरे ओरिजिनल तो भेज दिया ना, हमारे पास क्या रहेगा, डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, अमाउंट वही ग्रॉस अमाउंट, जिसे लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे भी जीएसटी आता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग पॉइंट तो भैया दो जगह है, एक डेटर और एक सेल। तो सेल्स अकाउंट में फिर से पीरियोडिक टोटल, लेकिन डेटर अकाउंट में इंडिविजुअली हर वक्त जैसे जैसे पैसे आए, या जैसे जैसे पैसे का बोल रहा हूं, जैसे जैसे सेल किए वैसे वैसे लिखते हुए चलेंगे। तो डेटर अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग, जबकि सेल्स अकाउंट में पीरियोडिक टोटल वन टाइम पोस्टिंग, जैसा परचेज में देखा तो बिल्कुल वैसे ही। अब इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है परचेज रिटर्न, जिसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड नाम से भी पुकारते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन आएंगे, ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न, और वो भी ओनली ऑफ गुड्स। ठीक है, अगेन ये बातों को हाईलाइट करना है। ठीक है, इसके अलावा रोल क्या है, अगेन जर्नल, इट इज नॉट लेजर। अगेन सोर्स डॉक्यूमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हम लोग डुप्लीकेट रखेंगे अपने पास ऑफ द डेबिट नोट, अगर हम बनाते हैं यानी बायर बनाता है तो वो डेबिट नोट बना के भेजता है आगे वाले को, तो हो सकता है ओरिजिनल उसके पास, और हो सकता है नहीं, ओरिजिनल तो आगे वाले को ही दिया जाएगा, अपने पास क्या रखेगा वो, डुप्लीकेट। और वहीं पे अगर सेलर डॉक्यूमेंट बना के भेजता है तो फिर वो भेजता है हमें ओरिजिनल क्रेडिट नोट। ठीक है सर, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे समझ में आएगा सर, वेरी सिंपल। डेबिट नोट का मतलब है प्लीज नोट दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। ठीक है, क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, प्लीज नोट दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। योर अकाउंट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं नोट बना रहा हूं तो मैंने अगर आपके अकाउंट को डेबिट किया है तो मैं आपको भेजूंगा डेबिट नोट, और वहीं पे अगर मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया है तो मैं आपको भेजूंगा क्रेडिट नोट। तो आपके दिमाग में जर्नल एंट्री लाना है, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सिंपल, परचेज का उल्टा। परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज का एंट्री होता है, तो क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, दैट इज द एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न। ठीक है, तो भैया क्रेडिटर को मैंने क्या किया, डेबिट किया ना, तो अगर बायर उसे नोट भेज रहा है तो क्या भेजेगा, डेबिट नोट। उसी तरह से सेल्स रिटर्न, जरा सोच के बताइए मुझे, सेल्स की एंट्री क्या होती है, कस्टमर टू सेल्स, राइट, तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, कस्टमर को क्या किया, क्रेडिट किया, तो सेलर अगर बनाएगा तो वो क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट। ठीक है, आपने पर्सन को जो कुछ भी किया, डेबिट किया या क्रेडिट किया, अकॉर्डिंगली वो नोट बनाया जाएगा। तो सेलर क्या भेजेगा, सेलर भेजेगा क्रेडिट नोट। ठीक है, चलो ठीक है। तो भैया अगर कोई भी बंदा कोई भी डॉक्यूमेंट भेजता है तो ओरिजिनल आगे वाले को देता है, खुद के पास डुप्लीकेट रखता है। तो हम अगर डेबिट नोट बना रहे हैं एज अ बायर तो ओरिजिनल आगे वाले के पास रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा, डुप्लीकेट। तो यही आप यहां पर भी आप देख सकते हो। अगर यहां आप देख रहे हो ना सेल्स रिटर्न में, तो ओरिजिनल डेबिट नोट रिसीव फ्रॉम द बायर, ये इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है। हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए होगा द डुप्लीकेट ऑफ द डेबिट नोट सेंट, उसके पास रहेगा ओरिजिनल डेबिट नोट। इसी तरह से हमारे पास रहेगा ओरिजिनल क्रेडिट नोट जो आगे वाले ने बनाया, और उसके पास क्या रहेगा, डुप्लीकेट क्रेडिट नोट जो उसने हमें भेजा। ठीक है, ये हुआ हमारा सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इसके अलावा ग्रॉस अमाउंट, अमाउंट क्या रहेगा, फिर से वो ग्रॉस अमाउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो ओरिजिनल परचेस का ट्रांजैक्शन था वो जितने ट्रेड डिस्काउंट में हुआ था उतने ट्रेड डिस्काउंट में इसे भी मुझे दिखाना होगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग पॉइंट, तो अगेन नॉमिनल अकाउंट इज परचेज रिटर्न अकाउंट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में पीरियोडिक टोटल पोस्ट किया जाएगा, जबकि क्रेडिटर्स अकाउंट में इंडिविजुअली जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो वैसे वैसे पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर प्लीज नोट कि परचेज रिटर्न अकाउंट में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट। कैसे याद रखूं, परचेज का उल्टा, परचेज में डेबिट तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से सेल्स रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो वही सारे पॉइंट सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, बस लास्ट में एक बात याद रखना है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में पीरियोडिक टोटल आ जाएगा और कस्टमर यानी डेटर के अकाउंट में इंडिविजुअल टोटल जाएंगे। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सेल्स को दिमाग में लाओ, सेल्स रिटर्न दिमाग में आ जाएगा, सेल्स में क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसके बाद
हम और भी कुछ बुक्स बनाते हैं, जैसे जनरल जर्नल या जर्नल या प्रॉपर जर्नल प्रॉपर, जैसे भी नाम दो। तो ये क्या होता है, तो वहां पे मैंने लिख के रखा है, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। यानी जिसे कहीं जगह नहीं मिली, बेचारे को कैश बुक पे जगह नहीं मिली, परचेज बुक पे जगह नहीं मिली, सेल्स बुक को जगह नहीं मिली, ऐसे भी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कहाँ आएंगे, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। अब एक कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मान के चलो मैंने असेट खरीदा और वो भी उधार में। अगर मैं कैश में खरीदता तो कैश बुक में आ जाता, लेकिन मैंने उधार में खरीदा असेट, तो भाई परचेज बुक पे तो लिख नहीं सकता, कहां लिखूंगा, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। बहुत सारे ऐसे और भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी हम लोग लिख सकते हैं इन जर्नल प्रॉपर, लिख सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो जो कहीं किसी बुक में नहीं आया वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, उसी तरह से एनी अदर सब्सिडरी बुक, कोई और अगर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन है तो उसको लेके भी हम लोग अलग से सब्सिडरी बुक बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मान लो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के ट्रांजैक्शन हमारे बहुत फ्रीक्वेंट है, तो उसके लेके भी हम लोग बुक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे लगा, मान के चलो हमारे एडवर्टीजमेंट ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट है, तो हम एडवर्टीजमेंट के लिए भी अलग से एक बुक बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो उसके समरी पॉइंट्स जल्दी से देख ले। तो कैश बुक प्लेस डुअल रोल, डबल रोल। कौन से दो रोल है यहाँ पे। सबसे पहली बात, यहाँ पे कैश और मतलब कैश एज वेल एज बैंक, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों का काम हो जाता है ना। क्योंकि कैश बुक जब बनते हैं तो दैट लुक्स एग्जैक्टली हु बहू हम शक्ल ऑफ द कैश अकाउंट, है ना। तो कैश बुक या कैश अकाउंट वन एंड द सेम, दो बार क्यों बनाना, एक ही बार बनाएंगे। तो अगर मैंने कैश बुक बनाया, नो नीड टू मेक कैश अकाउंट इन द लेजर। सेम अप्लाइज विद बैंक। तो अगर मैंने कैश बुक बनाया जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों अपीयर कर रहे हैं, तो मुझे लेजर में अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक तीर दो शिकार। ठीक है। ओके। उसके बाद कैश कॉलम कैन ओनली हैव डेबिट बैलेंस। कैश कॉलम में क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, लेकिन बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है। कैश एंड बैंक कॉलम दोनों के दोनों कॉलम बैलेंस होते हैं। ठीक है। लेकिन डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कॉलम, प्लीज नोट, डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड कॉलम होता है, क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव कॉलम होता है। ये दोनों कभी टोटल नहीं किए जाते, इनका बैलेंस निकाला जाता है। सही है क्या। बिल्कुल उल्टा, ऐसा नहीं होता। इन दोनों को हमेशा टोटल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है। गेटिंग मी। तो डिस्काउंट अलाउड अलग से टोटल लिया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव अलग से टोटल लिया जाएगा, और ये जो टोटल है उनको हम अलग से दो अलग अलग अकाउंट में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड का टोटल लिखा जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव का जो टोटल है उसे लिखा जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। यस। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट। अब उसके बाद अगर हम लोग आ जाए तो आगे हम लोग को दिखाई दे रहा है पीरियोडिक या पेज वाइज टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो अभी अभी कहा। और पीरियोडिक या पेज वाइज टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव कॉलम विल बी क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके अलावा एक और बात हमें ध्यान में रखना है, दैट इज द पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक बिल्कुल रफ जैसा होता है। तो ये जो रफ होता है ये बस एक रफ पे मेंटेन किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके लिए मुझे अलग से जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को सीधा ना आपको मॉड्यूल के सहारे से समझा दूंगा। ठीक है। तो मॉड्यूल में मैं जल्दी से आता हूं टू द पेटी कैश बुक। ये क्या है, कौन सा खुला है ये, नहीं ये तो सब्सिडरी बुक खुल गया शायद से। एक मिनट, यहां पर हम लोग अगर कोई एक पेटी कैश बुक का एग्जाम्पल ले। ठीक है। एक मिनट। नहीं ये ट्रायल बैलेंस है शायद से। अ, एक मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाओ, मैं जल्दी से इसे ढूंढ लेता हूँ। हाँ जी। तो ये यहाँ पे आ गया सब्सिडरी बुक, है ना। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ टू द कैश बुक, और उसके भी मैं आ रहा हूँ एंड में, है ना। हाँ जी। यस, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चवन्नी अठन्नी वाला क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल का। ये बहुत ही रंग बिरंगी करके रखा हुआ है मैंने, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। सो दोस्तों ये क्या होता है, ये पेटी कैश बुक में आप लोगों को जो बातें ध्यान में रखना है वो है, सबसे पहली बात कि इट कैन बी अ सिंपल पेटी कैश बुक या इट कैन बी अ कॉलमनर पेटी कैश बुक। ज्यादातर कॉलमनर पेटी कैश बुक के ऊपर ही हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्लीज याद रखना, सबसे पहली बात, पेटी कैश बुक में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉलमनर का मतलब क्या होता है। कॉलमनर का मतलब होता है कि वी विल मेंटेन जस्ट वन रिसीव कॉलम, दैट्स इट। क्योंकि रिसीव ज्यादा होती ही नहीं, रिसीव तो हमसे मेन कैशियर से करते हैं, लेकिन पेमेंट्स की बहुत सारे अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं। तो मेन कॉलम तो एक होता है, उसके अलावा जो हाईलाइटेड रिपीटेटिव नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी,
इसी तरह से पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेजेस, सन्ड्रीज या सुंड्रीज जो भी है, ऐसे अलग 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 हम लोग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखते हुए चलेंगे। जैसे मान के चले कन्वेंस के लिए हम लोगों ने पैसा दिया, तो टोटल कॉलम में भी लिखेंगे और कन्वेंस के कॉलम में भी लिखेंगे। कार्टेज के लिए पैसा दिया तो टोटल कॉलम में भी लिखेंगे और कार्टेज के कॉलम में भी लिखेंगे। हम लोगों ने पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए दिया, टोटल कॉलम में भी लिखेंगे और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, जो रिसिप्ट हो रहे हैं वो बस यहां पे एक बार के लिए आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से एक 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 लिखे जाएंगे। अब ये सब लिखने के बाद आखिर में हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब ये होगा कि भाई साहब टोटल 60 रुपए पे हुए हैं, एक पीरियोडिक पर्टिकुलर पीरियड दिखा डिसाइड किया जाएगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जैसा भी है। तो वहां पे ये बताया जाएगा कि टोटल 60 रुपए खर्चा किए, हमें मिले थे 100 रुपए, 60 खर्च हो गए। कहाँ खर्च हुए, कन्वेंस के पीछे इन टोटल 6.5, यहाँ क्या ये कार्टेज के पीछे 9.5 रुपए, स्टेशनरी के पीछे 6 रुपए, 12 रुपए पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऐसे इंडिविजुअली हर एक के पीछे हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ। दोस्तों अगर ध्यान से देख रहे हो आप लोग, तो यार अप्लाइंग मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब अरे यार चिल्लर है, तुच्छ नीचे का ट्रांजैक्शन है, क्या अठन नहीं, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन एक एक लिखते बैठेंगे। तो हम लोगों ने उनका टोटल ले लिया। वैसे वो टोटल भी अपने को बहुत ही इमटेरियली लग रहा होगा, लेकिन ठीक है जैसा भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पता चला कि 40 रुपए बचे हैं, तो ये जो 40 रुपए बचे हैं ये मेन कैशियर मुझे रीइंबर्स करेगा। तो मेरे पास 60 रुपए थे, 60 रुपए में से 40 रुपए कम थे, तो 60 रुपए में से और 40 रुपए मुझे मेन कैशियर दे देगा। 60 में से भी, सॉरी, 60 मेरे पास बचे हुए हैं, तो मेन कैशियर मुझे और 40 दे देगा ताकि मेरा बैलेंस 100 रुपए हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों दो तरह के सिस्टम आते हैं, एक होता है इम्प्रेस सिस्टम, एक होता है नॉन इम्प्रेस सिस्टम। ये दोनों में क्या फर्क होता है, नॉन इम्प्रेस सिस्टम मतलब नो सिस्टमेटिक पैटर्न, लेकिन इम्प्रेस सिस्टम मतलब देयर विल बी अ सिस्टमेटिक पैटर्न। अब ये सिस्टमेटिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो दोस्तों, एक फिक्स्ड अमाउंट पहले से तय किया जाएगा और एक फिक्स्ड ड्यूरेशन पहले से तय किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो मैंने 15 दिन का ड्यूरेशन फिक्स किया है और 100 रुपए का अमाउंट फिक्स किया है। 100 रुपए छोटा हो गया बहुत, अब इससे मैच करते हुए अगर देखो तो 100 रुपए हर 15 दिन में हम उसके पास मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो मेन कैशियर पहले इसको 100 रुपए दे देगा, ये खर्चे करने लगेगा। खर्चे करते करते अगर जितना भी खर्चा हुआ, जैसे मान लो इस केस में हुआ ना 60 रुपए खर्च हो गए, तो 15 दिन के बाद मेन कैशियर इससे पूछेगा, हाँ भाई क्या हुआ, बोलेगा सर 60 रुपए खर्च हो गए। बोला तेरे पास कितने है, बोला 40। बोला अच्छा 40 है, नहीं मेरे को तो तेरे पास 100 रुपए होना, तो ठीक है भाई, वो जो 60 तेरे खर्च हो गए ये मैं तुझे रीइंबर्स कर देता हूं। तो मेन कैशियर 60 रुपए दे देगा ताकि इसके पास वापस से 100 रुपए आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जल्दी से जो मेन है उस चीज को हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब ये 100 रुपए आए, एंट्री होगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, उसके बाद ये जो खर्चे हो रहे हैं इनकी कोई एंट्री नहीं होगी, इनको बस यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड में एंट्री की जाएगी। क्या एंट्री की जाएगी, हम कन्वेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 6.5 से, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 6 रुपए से, बीच में एक छूट गया, कार्टेज को डेबिट करेंगे 9.5 से, पोस्टेज एंड टेलीग्राम को डेबिट करेंगे 12 से, वेजेस को डेबिट करेंगे 6 से, और सुंदरी इसको डेबिट करेंगे 20 रुपए से। समझ समझ लो क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। वो कॉलम वाइज एक एक करके मैंने खर्चे को नाम लिया और उनके टोटल को एक साथ डेबिट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ ज्यादा ही मटेरियल लग रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन सब का टोटल 60 रुपए पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट ऐसा करके भी लिखा जा सकता है। सो इट इज एन इंडिविजुअल कॉल कि आपको इनके अकाउंट बनाने हैं कि सीधा पेटी कैश एक्सपेंसेस करके बनाना है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद 40 रुपए बचे, है ना, तो क्या होगा, आगे वाला कितना रीइंबर्स करेगा, 60 रुपए। प्लीज अंडरस्टैंड, जो बैलेंस है वही नहीं देगा, जो खर्च हुआ वो देगा। तो 60 रुपए हमारे पास वापस आएंगे। सो अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, गेटिंग, सॉरी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ताकि हमारे पास वापस से वो बैलेंस आ जाए। तो ये होता है जर्नल एंट्री। ओके, चलो, तो ये हुआ हमारा पेटी कैश ट्रांजैक्शंस, ये भी हो गया। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं आ जाऊं टू ट्रायल बैलेंस, तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस में फटाफट मुझे क्या रिवाइज करना है। ट्रायल बैलेंस में दोस्तों सबसे पहले एक चीज होता है कि दो तरह के मेथड होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और एक को हम कहते हैं नेट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या होता है इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आ रहा हूं ट्रायल बैलेंस में, कहाँ गया ट्रायल बैलेंस, नहीं ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आ गया। ये रहा ट्रायल बैलेंस, नहीं ये कैश बुक है। ओके, कहाँ गया, हाँ, थोड़ा शांति लग रहा है नहीं, जैसे मैंने बोलना बंद कर दिया। ओके, लेकिन दोस्तों आप लोग सिर्फ एक चीज देखो, कितना टाइम हुआ है और आपने कितने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं, हाँ
ठीक है, ओके। तो दोस्तों व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट दैट इज जस्ट मेड सो दैट मैं डेबिट और क्रेडिट को एक बार मैच करके देख सकूं, डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं, डुअल एस्पेक्ट बराबर फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है सर? पंचांग देख के बनाया जाता है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, जब चाहो बना लो। आपको मन में शक हुआ, ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लो। सर कितनी बार बना सकते हो ट्रायल बैलेंस? जितनी बार चाहो उतनी बार बना सकते हो। आप हर महीने बना सकते हो, हर क्वार्टर में बना सकते हो, हर रोज बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है क्या? नहीं, उसके बगैर भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हाँ वो रेकमेंडेड जरूर होता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस अगर मेरा टैली हो गया मतलब सब सही है सर, ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस जस्ट गिव्स अस अ प्राइमा फेसी एविडेंस कि सब सही चल रहा शायद होगा, गारंटी नहीं है, क्योंकि देयर आर एरर्स जो होने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल टल्ली होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब चलिए जल्दी से हम लोग आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के जो दो तरीके होते हैं, ग्रॉस एंड नेट, उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस एग्जांपल के सहारे आगे बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने कुछ लेजर दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, शाम अकाउंट, ये सब दिख रहा है। तो दोस्तों एक एक करके अगर मैं मान के चलो टोटल मेथड को फॉलो कर रहा हूं, तो टोटल मेथड में मैं क्या करूंगा, मैं हर अकाउंट का डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल लिखता हुआ चलूंगा। सो मेरे कॉलम्स में होगा डेबिट कॉलम, डेबिट टोटल का कॉलम और क्रेडिट टोटल का कॉलम। अब मैं कैसा करूंगा, देखो ध्यान से देखना। जब मैं डेबिट टोटल की बात कर रहा हूं, तो कैश अकाउंट का डेबिट टोटल कितना है, देखो 35,500। और कैश अकाउंट का क्रेडिट टोटल कितना है? आप बोलेंगे सर 35,500, एक मिनट, ये छोड़ के बताना। बैलेंस को काउंट कर लोगे तब तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होगा। डोंट काउंट बैलेंस, ओके। बैलेंस को इग्नोर करके देखना। तो अगर बैलेंस को इग्नोर करोगे तो फिर जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 35,500 माइनस 7,500। आप चाहो तो क्रेडिट का टोटल भी दे सकते हो, तो 28,000 है ना। सो क्रेडिट टोटल कितना है? 28,000। सो मैं डेबिट टोटल में लिखूंगा 35,500, क्रेडिट टोटल में लिखूंगा 28,000। इसी तरह से फर्नीचर अकाउंट का डेबिट टोटल कितना है? 3,000। क्रेडिट टोटल कितना है? ओ ओ ओ ओ ओ, ये बैलेंस नहीं लेना है, जीरो। क्रेडिट टोटल कितना है? जीरो। इसी तरह से सैलरी अकाउंट डेबिट टोटल कितना है? 2,500। क्रेडिट टोटल कितना है? बैलेंस को नहीं लेना है। क्रेडिट टोटल कितना है फिर? जीरो। बैलेंस छोड़कर कुछ है ही नहीं वहां पे, जीरो। इसी तरह से श्याम अकाउंट डेबिट टोटल कितना है? 25,000 नहीं, डेबिट टोटल में सिर्फ ये दो आएंगे 21,500, बाकी तक का तो बैलेंस है, उसको काउंट नहीं करना है। क्रेडिट टोटल कितना है? 25,000। इसी तरह से परचेज अकाउंट डेबिट टोटल है 26,000, क्रेडिट टोटल है यस जीरो। परचेज रिटर्न डेबिट टोटल इज जीरो, क्रेडिट टोटल इज 500। तो समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? तो ये डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल को ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा और फिर मैं उसका टोटल ले लूंगा। अगर ये मैच हो गया, बल्ले बल्ले। इसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस बाय द टोटल मेथड, या इसी का एक और नाम है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं नेट ट्रायल बैलेंस में आता हूं, तो नेट ट्रायल बैलेंस में क्या होगा दोस्तों? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट टेकिंग आउट द नेट ऑफ। मतलब क्या हो रहा है, आप जरा यहाँ पे ये शाम अकाउंट को देखिए। अगर मैं कहता हूं कि डेबिट टोटल है 21,500 और क्रेडिट टोटल है 25,000, डेबिट टोटल 21,500, क्रेडिट टोटल 25,000। आप जरा सोच के देखो, मुझे आपसे 5,000 रुपए लेने हैं और मुझे ना आपको 7,000 रुपए देने हैं। समझो बात को, 5,000 लेने हैं, 7,000 देने हैं, तो नेट ऑफ नहीं करोगे? 2,000 दे दे, ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखना। शाम अकाउंट में 25,000 का क्रेडिट है और 21,500 का डेबिट है। ये घूम फिर के क्या हुआ, कहने से कि 3,500 का क्रेडिट है, इसी को कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो हम लोग इसी टोटल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बैलेंस मेथड, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा ये बैलेंसेस निकाल लेंगे डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करके। तो या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा बनाया जाता है जैसा कि हम लोग सब हमेशा बनाते हुए आए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस मेथड। हो गया जल्दी से रिवाइज, ओके। चलिए, तो ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, but trial balance by balance method cannot be converted into trial balance by total method। सोच के देखना, मन में डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका डिटेल क्या है। ठीक है, अगर क्लिक हो गया, बल्ले बल्ले, एक्सेलेंट, तैयारी बहुत अच्छी जा रही है आपकी। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ हमारा ट्रायल बैलेंस, ओके। अब इसके बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कवर अप करेंगे इन द Q&A सीरीज। सो दैट्स इट। हमने जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, जो एसेंशियल बातें हैं, सारे रिवाइज कर लिए। जितना मैंने बताया इतना ही रिवाइज करके जाओ, मोर देन एनफ। इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट देखेंगे Q&A सीरीज, जो कि लाइव होगा। तो आप सबको मैं कहूंगा कि प्लीज इसको अच्छी तरह से देख लो और उसके बाद इसका
Q&A सीरीज लाइव अटेंड करना मत भूलना। ओके, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को फटाफट। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, लेकिन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में वक्त लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी से जल्दी इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसी टॉपिक का होगा आपका टेस्ट। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया था, आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो मैंने और भी कुछ बातें की है, अगर उन बातों को अगर छोड़ दो तो 50 मिनट्स में हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, सो दोस्तों, इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स भी करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो इतने जल्दी रिवाइज होना मुश्किल है, या तो फिर हो सकता है कि अपन कुछ कुछ टॉपिक्स को स्किप कर दे, या तो हो सकता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही वक्त स्पेंड कर दे। तो ये बात याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करना है और कम से कम टाइम में करना है। तो यही मैं इस सीरीज में इंटेंशन रख रहा हूं और इसी के लिए मैं ये सीरीज को ले आ रहा हूं। ठीक है, आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ इसको ईमानदारी से अटेंड करना, दैट्स इट। ओके, चलिए, तो Q&A सीरीज में मिलते हैं हम लोग। अभी लेट्स वाइंड अप फॉर नाउ। गुड बाय ऑल ऑफ यू।